बेसिकली क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन देख लिया था, अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में। एक बार ग्राफ ऑलरेडी में कई सारे ग्राफ तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बट फिर भी कुछ कुछ ग्राफ है जो देख लो एक बार वापस से। ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कई बार एग्जाम में ग्राफ से भी क्वेश्चन दे देता है डायरेक्टली। ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला ग्राफ हमने देखा था, मैं उसी की कुछ रिपीट कर रहा हूँ और कुछ यहाँ पे नया भी बताऊंगा। पहला हमने ग्राफ देखा था रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, कैसा होता था, एकदम कांस्टेंट होता था। नेक्स्ट जो हमने ग्राफ देखा था वो देखा था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम क्या था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो भी कांस्टेंट था एज इट इज। थर्ड जो हमने ग्राफ देखा था रेट वर्सेस, एक सेकंड, रेट वर्सेस टाइम मैंने बता दिया, ओहो उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। ये हमने दूसरा ग्राफ देखा था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन देखा था। कंसंट्रेशन को तुम चाहो तो ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड हमने ग्राफ देखा था टोटल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, जो कि कुछ इस तरीके से आया था, और ये वाला पॉइंट था हमारा ए नॉट, ये हमारा एंगल होता है थीटा। और अगर हम इसका स्लोप लिखना चाहिए, किससे ग्राफ आ रहा था, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी का हेल्प लेके हमने सिंपली इस ग्राफ को बनाता है। अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस के। तो कई बार डायरेक्टली तुमसे क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को तुम ग्राफ दे देगा, ठीक है। बस एग्जांपल बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, कंसंट्रेशन ले लिया और टाइम के बीच में से ग्राफ बना के ये एंगल लेटर से तुम्हें दे देगा 120 डिग्री या फिर 60 जो बनकर देगा, तुमसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सिंपली क्या करोगे, 1060 जो भी यहाँ पे एंगल है, 10 120 जो भी है, इक्वल टू क्या करोगे, माइनस के 10 120 का जो भी वैल्यू होता है वो लिखोगे, और माइनस के, तो के का क्या होगा, वही वैल्यू हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ग्राफ को देख के भी डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसको चलो नोट डाउन कर ही लो इसको, जैसे ये तुम्हें एंगल गिवन है 120 और ये ग्राफ है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तुमसे किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मुझे तुम्हें ग्राफ देके तुमसे पूछे कि रेट कांस्टेंट का पता वैल्यू क्या होगा, तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करना है, कुछ नहीं, ग्राफ को देखना और समझना है। मुझे ग्राफ पता है ये 120 डिग्री एंगल गिवन है और टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, माइनस के। तो यहाँ पे 10, ये थीटा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल ऑलरेडी मुझे गिवन किया था 120, इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, माइनस के 10 120 कितना होता है, फटाफट बताओ। अभी तक तुमने ये नहीं बताया, मैंने कई बार रिपीट किया कि तू क्या तुम्हें लॉन्ग जो अगर 120 150 160 अगर ये एंगल्स आते क्या तुम उसका वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ या ना। अभी तक तुमने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है यार। ये मतलब एटलीस्ट बोलना तो चाहिए ना, मैं वीडियो में बोल देता हूँ बात, उसका तुम्हें रिपीट तो करना चाहिए, हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं वीडियो बना के चल जाता हूँ, मुझे भूल गया। लेकिन एक एटलीस्ट तुम्हें इन्फॉर्म तो दे देना चाहिए ना कि हाँ अगर मान लो कोई भी मुझे एंगल देते हो 120 162 था 270, इन सब का मैं एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ। पता नहीं है कौन सी दुनिया में चल रहा है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अभी केमिस्ट्री में अभी कुछ टाइम पहले अभी जस्ट दिया था, उससे पहले भी पूछा था, तो अभी तक पता नहीं क्या रिस्पॉन्स। जब मैं इंटीग्रेशन करा था उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था क्या अगर ट्रिग्नोमेट्री के अगर लार्ज एंगल का वैल्यू आता है तो क्या तुम निकाल सकते हो उसका वैल्यू, पता नहीं क्या है। एनीवे जो भी है, तो 10 120 कितना होता है, 90 100 10 120, 10 120 माइनस 1 होता है, 10 120 माइनस रूट 3 होता है, ठीक है। माइनस रूट 3 को कितना हो गया, माइनस के ने के को माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, के का वैल्यू कितना गया, रूट 3। तो इस टाइप से तुम्हें कई बार एग्जाम में डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें ग्राफ दे देगा और ये एंगल दे देगा, तुमसे ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो तुम्हें यहाँ पे देखना है पहले ग्राफ, किसका ग्राफ है कि मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। इसके अंदर अगर मुझे स्लोप निकालना है तो सिंपली मैं किसका हेल्प लूंगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू माइनस 10, यहाँ पे थीटा क्या था 120 या फिर जो भी थीटा रहेगा मैं पुट करूंगा। लेकिन यहाँ पे थीटा में हमेशा मुझे ये बात याद रखना है कि एक्स एक्सिस से हमेशा मुझे लेना है, तो एक्स एक्सिस से हमेशा पॉजिटिव मुझे एंगल लेना है। तो ये 120 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस के 10 120 माइनस रूट 3 होता है, माइनस से माइनस को निपटा दे, की वैल्यू कितना गया, रूट 3। तो इस तरीके से बेसिकली सॉल्व करता है, जो नहीं कि 10 120, यहाँ पे लेटर से 10 150 दे दे, तुम्हें लेटर से 160 दे दे, 170 दे दे, तो कुछ भी बेसिकली ऐसे एंगल अगर एंगल दे दिया जाए तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए याद क्या होना चाहिए, याद तुम्हें ये होना चाहिए ये। और मेन मुद्दा यहाँ पे ये कि जो जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, लार्ज एंगल्स होते हैं, उसका हमें वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो ये ग्राफ हो गया, दूसरा इसमें 3 ग्राफ हो गए, इसमें एक और ग्राफ होता है हाफ साइकिल का, या फिर हाफ रेट बोलो, जो मन करे मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे हाफ रेट का भी बेसिकली ग्राफ होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 120, अगर मान लो, चलो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये एंगल लेटर से मैं दे रहा हूँ तुम्हें कितना दो 60 डिग्री एंगल,
वाई के क्या वैल्यू बताना है, रेट कांस्टेंट कितना होगा। नेक्स्ट जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनता है वो बनता है हमारे पास डी हाफ साइकिल का विथ रिस्पेक्ट टू, हाफ साइकिल बोलो हाफ रेट बोलो जो मन करो, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मीन्स टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए नॉट से। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए नॉट, ए नॉट। उसका ग्राफ बेसिकली कैसे बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ये ऐसा। एंड अगर कभी भी मुझे स्लोप लिखना तो कौन सा एंगल होगा, क्या ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, फटाफट बताओ आपको। एक टू देखते हैं कितना पता है अभी। मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। जो थीटा होता है, थीटा में हमेशा एंगल कौन सा लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मीन्स पॉजिटिव तो ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा ना कि ये वाला, ठीक है। इसको रब कर दो, तो ये हमारा थीटा होता है। अगर इसका स्लोप लिखना चाहो तो स्लोप किससे लिखोगे, जो स्लोप होता है ना हर एक का ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट है। स्लोप तुम्हारा इक्वल होता है किसके, 1/2 के इक्वल्स टू टेन थीटा, इसके इक्वल। क्या ये ग्राफ किससे बना, बेसिकली ग्राफ टी हाफ का फॉर्मूला याद है क्या था, ये भी भूल गए, A0/2 के। टी हाफ का फॉर्मूला तो A0/2 के, यहाँ से इसका ग्राफ बनता है। इस यहाँ पे अगेन तुम्हारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, स्लोप। तुम्हें एग्जाम में क्या तो डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन दे देगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन बना देगा और बीच में यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा दे देगा, तुमसे पूछेगा बताओ इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो तुम सिंपली क्या करना, टेन थीटा जो भी यहाँ पे एंगल गिवन है इक्वल टू 1/2 के, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उससे तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर भी एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे मुझे टी हाफ वर्सेस A0 का ग्राफ गिवन है दिस, और ये एंगल लेटर से मैं ले लेता हूँ कितना एंगल लिया जाए फटाफट, चलो 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हें एंगल गिवन, तुमसे पूछा जरा फाइंड रेट कांस्टेंट के, कैसे निकालोगे, तुम्हें सिंपली स्लोप याद होना। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास टेन थीटा, और यहाँ पे अगर मुझे टेन थीटा निकाला हो किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होता है। तो 10 थीटा यहाँ पे क्या पुट करूँगा, 1045 इक्वल टू क्या होगा 1/2 के। 1045 कितना था 1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या होगा 2k इक्वल टू 1 के क्या वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/2। सो इस तरीके से सॉल्व करते हो। मतलब कि हमें यार यहाँ पे देखना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तुम्हें ग्राफ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये थीटा एंगल तुम्हें देगा, तुम्हें यहाँ से पूछ सकता है फाइंड द रेट कांस्टेंट। तो ये हमें इसका याद होना चाहिए। सबसे पहले देखो किसका ग्राफ है, कंसंट्रेशन उस टाइम का ये स्लोप होता है। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू 1/2 के इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। सिंपली यहाँ पे जो भी एंगल गिवन है यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके क्या होगा तुम रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया जिससे तुम्हें ग्राफ का कैसे यूज करना है ये अच्छे से पता चल जाए। एक और इस पर ग्राफ होता है, लास्ट इस पर जो ग्राफ है वो है, देखो मेहनत तो करना पड़ेगा नोट, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई काम नहीं है। बच्चे मतलब कि बोलते हैं ना कि अपना पढ़ो, एक पता है कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना पढ़ो दूसरों पर ध्यान मत दो। भैया दूसरों पर ध्यान दो। ये देखो तुम 10 घंटे पढ़ो, बगल वाला कितने घंटे पढ़ रहा है। कंपटीशन पता है किससे, रियल में कंपटीशन होता है। जैसे मान लो पूरा सर्कल है, ठीक है, मान लो ये पूरा एक सर्कल है, इसमें बहुत सारे बच्चे, तो तुम्हारा कंपटीशन किससे पता है, बोलते हैं खुद का पढ़ो, खुद का फोकस करो, बाकी इधर उधर देखने का जरूरत नहीं। अरे भैया बाकी इधर उधर देखने का जरूरत है, क्यों, क्योंकि तुमसे ज़्यादा वहाँ पे डबल मेहनत करेंगे। जैसे तुम 10 घंटे पढ़े, वहाँ 14 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, मीन्स तुमसे ज़्यादा अगर अगल बगल वाले को देखोगे नहीं, वहाँ से पता कैसे लगे तुम्हें कंपटीशन कितना है। जैसे क्रिकेट मैच है, ठीक है, तो कि सामने वाली टीम ने स्कोर किया 220 10 ओवर के अंदर, अब तुम गए वहाँ पे बैटिंग करें, तुम स्कोर बोर्ड को देखोगे नहीं, बोलोगे मैं तो अपना बैटिंग करूंगा, तो क्या काम चलेगा, नहीं। तुम्हें स्कोर तो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बैटिंग करना पड़ेगा। सेम एज इट इज है, तुम कंपटीशन देखो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना मेहनत करना पड़ेगा। बोलते सामने इधर उधर मत देखो, अपना पढ़ो। भैया अपना पढ़ो, लेकिन पता होना चाहिए कितना कंपटीशन है। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वो भी एकदम अच्छे तरीके से फाड़ के मेहनत फोड़ के एकदम मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। एनीवे जो भी है, तो एक और यहाँ पे ग्राफ होता है, लास्ट वाला यहाँ पे ग्राफ है। ये बेसिकली ग्राफ होता है प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लग रहा है ये फालतू ग्राफ, भैया फालतू ग्राफ नहीं, मैंने रिपीट किया, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। खासकर ये कौन सा सी वाला पोर्शन, डी वाला पोर्शन क्या हो गया, इसको एक सेकेंड, इन लोगों ने फोकस हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस इन लोगों ने टाइम का ग्राफ बना दिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारे लिए। तो ग्राफ पे पता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा है एग्जाम का एनालाइज किया था, मतलब कि अभी जनवरी में कौन सा 2 आइटम तो हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने देखा था प्रीवियस, अभी इसी का पेपर देख रहा था, तो मैंने देखा ग्राफ से कई क्वेश्चन आ चुका है केमिकल कंडीशन। मीन्स ग्राफ दे देता है और तुमसे पूछ लेता है अच्छा ये बता इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये इस टाइप का कुछ स्लोप बनता है। ये ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप होता है ना
वो तुम्हारा इक्वल होता है किसके, टेन थीटा तो इक्वल होता है नो डाउट, और वो किसके इक्वल होता है के। मतलब कि यहाँ एक खास बात क्या है, जो स्लोप होगा जो टेन थीटा वही क्या होगा के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे टेन तुम्हें कितना 45 देगा, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो के का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। तो ये जो स्लोप्स है ये तुम्हें इसका ये पहला इसका स्लोप एंड ये तीन जो तुम्हें स्लोप्स है ना, तुम्हें अच्छे से ग्राफ के बारे में नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए लोगों प्लीज़ ध्यान से इसको अच्छे से फुल फोकस के साथ पढ़ना, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो एक तरीके से यहाँ पे मैंने सारे ग्राफ कंप्लीट करा दिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मान लो कुछ भी हो सकता है, लेटर से बी मान लो, ए से कुछ बी प्रोडक्ट बन रहा है, उससे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ले लिया और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ देके तुमसे और यहाँ पे एंगल देके तुमसे पूछा अच्छा ये बताओ रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली क्या करोगे, टेन थीटा जो एंगल होगा वो यहाँ पे पुट करोगे, इक्वल टू के कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा के का वैल्यू का। तो इस तरीके से बेसिकली हमें ग्राफ के बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया। और यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, पहले मैंने स्टार्ट किया था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, उसका हमने फॉर्मूला डराइव किया। उसके बाद हमने देखा था कि किस टाइप से उसका तीन फॉर्मूले मेरे पास निकल गया। एक तो सबसे पहले हमने देखा कि ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, फिर हमने टी हाफ निकाला, फिर हमने पूरा फुल निकाला, फुल लाइफ रिएक्शन बोले, फिर जो मन कर बोल सकते हो, तीन फॉर्मूले देखा डायरेक्ट करके। फिर हमने वहाँ पे देखा, उसके बाद हमने ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ा। क्या हो गया लाइट को, एक सेकंड, मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। एक जो टॉपिक यहाँ पे बच रहा है कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे ए है, हम अभी तक जो भी पढ़ा हमने देखा ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी सी से डी से कुछ भी प्रोडक्ट बना, लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हमें प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन अगर मान लो 0.1% ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 99% तो इसी के साथ खेलेंगे हम, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 0.1% अगर मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ए के बगल में अगर कोई कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट हो जाए, तो कैसे उसके साथ डील करेंगे वो हम यहाँ पे देखना है। तो लेट अस से कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा इसको। जैसे 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, 3A से मान लो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी और एंड ऑल्सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड ऑल्सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ ए। ये क्वेश्चन है। मैं पहले यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला आएगा, शॉर्टकट बताऊंगा। क्या शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, मीन इसका कुछ फॉर्मूला हमारे पास आएगा जिसको हम दिमाग में फिट कर लो डायरेक्ट, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है सिंपली हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे ये बोल रहा है, पहले और इस वाले में डिफरेंस क्या है यार, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखा वहाँ पे कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे मुझे ए के बगल में कुछ कोफिशिएंट प्रेजेंट है। बोला कि 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मुझे बताना है ए का कंसंट्रेशन कितना होगा कुछ टाइम टी के बाद, एंड ऑल्सो मुझे ये बताना है जो ए है उसका हाफ लाइफ क्या होने वाला है। अच्छा, दो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है, कैसे डील करेंगे। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन देखा मैं देख रहा था ए से कुछ प्रोडक्ट बना रहा था, फिर हम सिंपली उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन ये अब बहुत अलग है। 99% क्वेश्चन हमारा इस टाइप से ही आता है। 0.1% कभी ऐसा आ जाए कि मीन्स में तो बहुत मुश्किल से आता है, रेयर केस होता है, बट फिर भी अगर कभी आ गया बोर्ड में, या बोर्ड में तो यार बहुत कम चांसेस होता है, मीन्स में अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया मान लो एडवांस्ड लेवल का, तो पूछ सकते हैं। इसलिए हमें वेल प्रिपेयर होकर जाना मीन्स में भी। तो 0.1% इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे डील करेंगे उसको देखो। तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला तो कभी लगा ही नहीं सकते, कौन सा, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस क्या था के टी। ये फॉर्मूला कभी भी हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वैल्यू है, दिस फॉर्मूला इज ओनली, दिस फॉर्मूला रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर ए गिव्स, ए से कुछ प्रोडक्ट मुझे मिल रहा होगा। अगर उसके बगल में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह प्रेजेंट होता है, इन दैट केस में वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, तो करे क्या, तो सिंपल सा मैंने बोला, देख यहाँ पे इसको समझ कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझ से चलो। मुझे पता है यहाँ पे जो 3A है उससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ, 3A से हमें क्या मिला, कुछ प्रोडक्ट मिला है, नो डाउट, ये समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे इसका रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। रेट कैसे लिखूंगा, आर इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर कितना होगा, 0 होगा, नो डाउट। वो कैसा भी हो, यहाँ पे 3 हो 4 हो 5 हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो ए की पावर क्या होगा, 0 होगा। एक और हमने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सीखा था, कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, स्मॉल आर इक्वल टू -1 डी, इसका ए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, डी ए, डिवाइड बाय ए का क्वेश्चन कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय किससे, डी टी से। अच्छा, ये हम याद करो कुछ इस टाइप से हमने जो अपना जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला ये डराइव हुआ था, कुछ इसी टाइप से मैंने यहाँ पे डराइव किया, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देता था, बिल्कुल सेम मैं वही यहाँ पे फंडा अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, देखना ध्यान से।
क्वेश्चन में एक और चीज़ मुझे यहाँ पे गिवन है, तुम्हें यहाँ पे लिख लेना कहीं, तुम्हें गिवन है इनिशियल जो ए का कंसंट्रेशन था, इनिशियल गिवन है, इनिशियल ए का कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन ए नॉट तुम्हें गिवन है, कितना गिवन ए नॉट। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये सब तो बात की होता है, ये जो फॉर्मूला मेरे पास है, ये भी रेट है, ये भी रेट, दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं ये लिख सकता हूँ कि ए की पावर 0 इक्वल्स टू -1/3 dA/dt। क्यों? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैंने दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, सेम जैसे मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला डेराइव किया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते आगे, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था -1 dA/dt 3 इक्वल्स टू के ए की पावर 0। इसको आगे लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास -1/3 dA/dt एज इट इज रहा इक्वल्स टू के ए की पावर 0, किसी की पावर, एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है, हमें 1 दे रहा होता है। इतनी जल्दी बोलो, एनीथिंग की पावर 1, चलो मैं लिख ही देता हूँ के ए की पावर कितना है, 0 है। यहाँ से सॉल्व किया, कितना हो गया मेरे पास -1/3 dA/dt इक्वल्स टू के ए की पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो के इंटू 1 कर दिया यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके आगे, ये हो गया मेरे पास -1/3 dA/dt इक्वल्स टू के, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बचा कितना यहाँ पे मेरे पास, इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बचा मेरे पास यहाँ पे -dA इक्वल्स टू 3k dt। अब मुझे इस नेगेटिव को हटाना है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, सेम वही रेट लॉ का फॉर्मूला में डराइव कर रहा हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे नया टर्म आएगा, वो देखना यहाँ पे, मल्टीप्लाई नेगेटिव विथ बोथ द साइड्स, तो ये -dA इक्वल्स हो गया -3k dt, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो यहाँ से मेरे पास आ गया dA इक्वल्स टू -3k dt। अगेन वहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग सेम वही जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जो अप्लाई किया था, इंटीग्रेटेड रेट होगा, सेम वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, देखना क्या, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, लगाया इंटीग्रेशन दोनों साइड। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट वाला सवाल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिमिट कैसे लगाएं, यहाँ पे टाइम का है, यहाँ पे मेरे पास एक कंसंट्रेशन का लग गया, तो टाइम इनिशियल मान लो मेरे पास जो टाइम था 0 था, और कुछ टाइम टी के बाद मुझे बताने कंसंट्रेशन कितना हो, तो टी लगा दिया। स्टार्टिंग में जब मेरे पास टाइम 0 था, तो ए का कंसंट्रेशन कितना है मेरे पास, इनिशियल ए नॉट, कुछ टाइम टी के बाद कितना इसका कंसंट्रेशन रहा, ए, दैट्स इट। सॉल्व करो इसको, तो डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हो गया ए नॉट से ए इक्वल्स टू -3 के, तो बाहर आ गया dt, और ये इंटीग्रेशन के dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी, और लिमिट लगा मेरे पास 0 से टी के साथ। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरे पास कितना है यहाँ पे, एक बार इसकी जगह अपर लिमिट पुट किया ए, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करूँगा, कितना हो गया, ए नॉट इक्वल्स टू -3k, एक बार अपर लिमिट कितना हो गया, टी स्मॉल टी जो लिखना चाहिए, एक बार लोअर लिमिट किया, कितना हो गया, 0। सॉल्व किया, ये हो गया मेरे पास ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू -3 टी माइनस 0 कितना हो गया, टी। तो फाइनली यहाँ से हो गया मेरे पास ए, इसको मैं यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करूँ, कितना होगा, ए नॉट -3kT। मीन्स यहाँ से मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना निकल के आ गया, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए इक्वल्स टू ए नॉट -3kT। मीन्स अगर मान लो ये मेरे पास आ गया, तो ए का अगर मुझे कभी भी कंसंट्रेशन निकालना तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला नहीं है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था भैया, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपली क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है। कभी भी अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, इन दैट केस मैं कैसे इसको अप्लाई करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको पूरा प्रोसेस करूँगा यहाँ तक, दिस दैट ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस क्या हो गया, 3kT यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पहला पार्ट तो निकाले, कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल के आ गया। दूसरा पार्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे निकालना है हाफ लाइफ ऑफ क्या निकाला, मुझे रिएक्शन निकाला है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो स्टेप बाय स्टेप है, अगर कभी भी मान लो ए के बगल में कोई क्वेश्चन प्रेजेंट हो, इन दैट केस अगर मुझे उसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, ये पूरा मुझे प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, जो जैसे कि ना उसके अकॉर्डिंग मुझे डेराइव करना ही पड़ेगा एनी हाउ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं लास्ट में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, नो डाउट, लेकिन उससे पहले ये हमें पूरा प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो मुझे निकालना है, टी हाफ निकालना है। अब टी हाफ कैसे निकलेगा यार, यहाँ पे टी हाफ निकालने के लिए यहाँ पे बड़ा मजेदार सा केस यहाँ पे आने वाला है। कैसे, देखो जो टी हाफ होता है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास क्या होता था, ए नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू के रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ रिएक्टेंट। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँ, इससे पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगा,
तो ये हमने 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 अभी तक जो पढ़ा वो क्या फॉर्मूला था, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी फॉर्मूला था। हम अभी तक ये पढ़ गए ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी पढ़ते हुए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे था ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी फॉर्मूला था, पहले हमने अभी तक तो पढ़ा। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ए यहाँ पे भी है, ए नॉट इसके पास भी है, यहाँ पे यार -3 के मुझे दे, ये 3 है ना, के इसके पास भी है, टी एज इट इज, ये 3 एक एक्स्ट्रा आ गया। मतलब कि यार यहाँ से मैं एक शॉर्टकट क्या निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास प्रेजेंट रहता है ए के बगल में, तो मैं दिमाग में ये बोलेगा फॉर्मुला में ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये डायराइव करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जाम में आ गया तब तो तुम्हें डायराइव करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुमसे अगर पूछ ले उसने तो क्या करना है, सिंपली ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी एज इट इज लिखोगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन प्रेजेंट होगा ना वो तुम यहाँ पे लिख दोगे। क्या बोला इसने, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूँ, ए इक्वल्स टू ए नॉट, ये शॉर्टकट है इसका, माइनस के टी है, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाल के लिखना स्टार्ट करूँ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में ए के बगल में, ए के साइड कोफिशिएंट प्रेजेंट हो देन हमेशा ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी में के कैसे लिखते हैं, के आगे कोफिशिएंट नोट कर दूंगा, कोफिशिएंट लिख दूंगा या फिर नोट कर दूंगा, लिख दूंगा, एकदम सिंपल। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलना चाह रहा है, अगर कभी भी जैसे मान लो तुम्हारे पास 5a से कुछ प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, तुम इसका किसी ने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बताओ क्या होगा, तो सिंपली क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी एज इट इज, और के आगे क्या करना, जो भी क्वेश्चन प्रेजेंट है वो लिख दो, आगे इसका एक्सप्रेशन, सिंपल। अगर तुम्हें इसको अब मन में ये खुजली मचे नहीं यार मुझे तो पूरा डराइव ही करना, तो क्या होगा, सिंपल जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, सिंपली क्या होगा, तुम्हें स्टार्टिंग से पूरा ये डराइव करते करते जो भी स्टेप बाय किया तुम्हारे पास क्या होगा, फाइनली ये एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, अगर बोर्ड में आता है तो तुम्हें पूरा ये डराइव करना जो मैंने बताया, अगर बोर्ड में नहीं आता, सिंपली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता तो सिंपली हमें शॉर्टकट यूज करना है। जो भी कोफिशिएंट मेरे पास प्रेजेंट होगा सिंपली उसके बगल में मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट लिख दूंगा, वो क्या होगा मेरे पास, इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कैसे आया, मैंने पूरा प्रोसेस ही बताया और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बताया, दोनों में से जो अच्छा लगे। देखो शॉर्टकट तो यहाँ पे मजेदार होगा, इसको क्या है नहीं, क्या शॉर्टकट है क्या इसमें, कुछ नहीं, जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा सिंपली मैं के आगे लिख दूंगा, काम खत्म अपना, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला जरूरत ही नहीं था, लेकिन मैंने पूरा यहाँ पर डायरेक्ट भी कर दिया ताकि मैं बता चुका हूँ कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना है। अब टी हाफ निकालना है, टी हाफ हमें पता है जो हमने अभी तक जो पढ़ा टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइड बाय 2k पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बट बिल्कुल पढ़ा था, हम अभी तक ये पढ़ के आए। अब देखो यहाँ पे अगर कभी भी अगर मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी क्या हो गया इसको, इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन है, ये कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है और उसके अंदर जैसे टी हाफ वगैरह निकालना हो, टी हाफ निकालने के लिए तो मैं सिंपली क्या करना, जो के है ना यहाँ पे के चेंज हो जाता है, के की जगह क्या लो, के चेंज होके क्या हो जाता है, के रिएक्टेंट हो जाता है, के रिएक्टेंट हो जाता है। और के रिएक्टेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास, के रिएक्टेंट का के इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए, खत्म, एकदम सिंपल। कुछ किया, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहिए, देखो ये शॉर्टकट है बहुत। टी हाफ का तुम्हें फॉर्मुला पता है, ए नॉट डिवाइड बाय 2k होता है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि 5a 6a से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे 3a से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इसका अगर मुझे टी हाफ लिखना है, कैसे करोगे, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k लिखोगे, लिख दिया है। क्वेश्चन वाला तुमसे चलाकी करे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी करता है, लेकिन हमें दिमाग लगाना अपना, पूरा ड्राइव करने नहीं, वो जानबूझ के कहता है इस टाइप को तुम्हें क्वेश्चन देगा ताकि बंदा ड्राइव करे और उसका टाइम कंज्यूम हो। लेकिन जिसको शॉर्टकट पता है देखो 1 मिनट में निकल जाएगा, ड्राइव करने बैठ गया तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो। लेकिन शॉर्टकट किसे पता होगा, जो बार बार रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा उसे पता होगा शॉर्टकट। अच्छा, तो टी हाफ का तुम्हें फॉर्मूला पता है, ए नॉट अपॉन 2k होता है। बस यहाँ पे अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो के होता है वो चेंज होकर क्या होता है, के रिएक्टेंट हो जाता है। और के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, जो भी तुम्हारे पास है। तो सिंपली अगर मुझे 3a से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका अगर मैं टी हाफ लिखना चाहूँ तो क्या होगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के रिएक्टेंट के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, के मल्टीप्लाई बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 3। सिंपली इसको सॉल्व करो, टी हाफ इक्वल्स टू कितना आ गया, ए नॉट 2 इंटू 3 कितना होगा 6 के आंसर।
सो सिंपल एज दैट। यार मतलब कि बहुत ईजी है ये, लेकिन ईजी क्या है, बस थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, अगर कभी भी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन अगर प्रेजेंट आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है 5/2 6/, जैसे मान लो 6/2 9/2 कुछ भी क्वेश्चन प्रेजेंट हो यहाँ पे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे कैसे उसको सॉल्व करना है, कुछ मत करना है। टी हाफ अगर मुझे निकालना तो क्या होता है, के चेंज होकर क्या होता है मेरे पास, के रिएक्टेंट बन जाता है। के रिएक्टेंट का फॉर्मुला क्या होता है, के इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए होता है। सिंपली जो भी ए का कोफिशिएंट हो तुम लिख दो और के से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, खत्म। और वहीं अगर मुझे इक्वेशन लिखना पड़ता है, इक्वेशन या फिर कंसंट्रेशन जैसा कुछ लिखना पड़ जाए, तो सिंपली मुझे करना है, एक तो मुझे स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करना भी आना चाहिए। मान लो बाई चांस अगर प्रोसेस भूल गए तो तुम्हें ये शॉर्टकट तो याद नहीं रहेगा, अगर शॉर्टकट याद वैल एंड गुड। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपली क्या करना, जो की है के बगल में क्या करो, चुपचाप से जो क्वेश्चन है उसको लिख दो और आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से बेसिकली हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.1% बोला, 99% तो तुम्हें इस टाइप से ही खेलना पड़ेगा। ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी वाले से प्रॉब्लम खेला, इस टाइप का जो इक्वेशन था बहुत कम रेयर केसेस में आ जाता है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, 5/2 से 5/2 ए है, वो कुछ तुम्हें प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। 5/2 है, तुमसे कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तुम्हें यहाँ पे गिवन है इनिशियल ए का जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हें गिवन है कितना, ए नॉट। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम एंड ऑल्सो फाइंड हाफ लाइफ एंड ऑल्सो फाइंड। ये क्वेश्चन देखे ना दिमाग बौखला जाता है। क्या पता है बच्चे लोग तो यार अभी तक ये पढ़ के आते हैं, हम लोग ये पढ़ के आए हैं, इसके बगल में तो कोई कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन देखते हो हाथ पाँव फूलना स्टार्ट हो जाता है। अरे भैया हाथ पाँव फूलने का कोई जरूरत है, एकदम शॉर्टकट है इसका, एकदम कुछ है नहीं इसके अंदर। और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। एंड ऑल्सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए। सबसे पहले क्वेश्चन देखा मैंने, क्वेश्चन देखा ये 5/2 ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा मतलब यदि कोफिशिएंट वाला अगेन क्वेश्चन आ गया, इसका मुझे कंसंट्रेशन ऑफ एयर निकालना है कुछ टी टाइम पर। कैसे निकालूंगा, फर्स्ट पार्ट फॉर्मूला लिखूंगा ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लिखा। और मुझे शॉर्टकट क्या होता है, मैं पूरा डराइव भी कर सकता हूँ। डराइव कैसे करना तुम्हें ऑलरेडी पता है। मेरा शॉर्टकट क्या होता है, के बगल में जो कोफिशिएंट है वो लिख दे चुपचाप से जाके, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस कोफिशिएंट कितना है इसका 5/2 के टी, खत्म कहानी, आंसर। सेकेंड पार्ट टी हाफ मुझे निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। कितना होता है टी हाफ का फॉर्मूला, ए नॉट अपॉन 2। लेकिन इस केस में जो के होता है, के की जगह मैं क्या लिखूंगा, के रिएक्टेंट लिखूंगा, के रिएक्टेंट। अच्छा ए नॉट अपॉन 2, के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अभी अभी जस्ट बताएगा। के रिएक्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास होता है, फटाफट याद करो, के इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए। कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 5/2 है, तो देखो 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो तुम्हारे पास बचा क्या, टी हाफ इक्वल टू कितना बचा, ए नॉट डिवाइड बाय 5 के, खत्म कहानी, एकदम सिंपल। यार मतलब एकदम ये तो उससे भी इजी है, मैंने बोला बिल्कुल सही है, तो उससे भी इजी है, लेकिन इसका क्या इतना डर बना रखा है ना इन लोगों ने कि एकदम रॉकेट साइंस है। इसका हमें शॉर्टकट पता है पूरा एकदम अच्छे तरीके से। सिंपली के बगल में कोफिशिएंट लिख देना है, टी हाफ की जगह क्या लिखना है, जो के होता है उसकी जगह मुझे के रिएक्टेंट लिखना है। और के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ ए होता है। अच्छा ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया, ओके नो डाउट। अब हमें यार जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं डील कर सकता हूँ। यहाँ पे हम पूरा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा कंप्लीट करता है। कोई भी यहाँ पे आई होप सो डाउट तो रहना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया देन मुझे एक बार इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। एक और इस टाइप में क्वेश्चन बनता है क्या, कि मान लो कि तुम्हें दो यहाँ पे रिएक्टेंट अभी तक ए पढ़ गया, मान लो ए प्लस 2b से कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लो कि तुम्हें दो यहाँ पे रिएक्टेंट अगर आपस में मिल जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। और तुमसे वही क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड concentration of A and B after t time and also find half life of ए एंड बी। तुम्हें हाफ लाइफ भी बताना है। अच्छा यार अभी तक तो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अभी तक मैं दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ा। क्या यार, ए से प्रोडक्ट बनाना पड़ा, बिल्कुल सही। या फिर ऐसा पढ़ा कि जैसे मान ले 3a से कुछ प्रोडक्ट मीन्स कोफिशिएंट वाला पढ़ा। लेकिन ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि दो रिएक्टेंट मेरे पास साथ में मिला, दो रिएक्टेंट है मेरे पास, a + 2b मिल गया, कुछ प्रोडक्ट बना। मैंने बोला डर मत, तुझे यहाँ पे 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, उससे कोई मतलब नहीं। तुझे कैसे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है a + 2b से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बाहर में गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे ये बोला जा रहा है मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए का बताना है और बी का बताना है कुछ टाइम टी के बाद। मतलब कि मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद कुछ टाइम टी के बाद कितना ए और बी का कंसंट्रेशन है वो मुझे बताना है यहाँ पे। अच्छा कैसे निकाला जाए,
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा रूल है। क्या रूल है यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल नोट कर लो, जो यहाँ पे ए इक्वल टू ए नॉट माइनस 3 जो कि या हमने जो अभी तक पढ़ा ए इक्वल टू ए नॉट दिखाई दे रहा है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी जो हम पढ़ रहे थे, जो ये कोफिशिएंट लिखने वाला बात था, यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, के आगे कोफिशिएंट लिख दो, कोई डाउट नहीं। कर कई बुक वाले ने क्या करता है इस के को, यहाँ पर भी क्या होता है के चेंज होकर क्या होता है के रिएक्टेंट बन जाता है। क्या होता है के रिएक्टेंट, मतलब के चेंज होकर के रिएक्टेंट बन जाता है। के रिएक्टेंट का फॉर्मा क्या होता है के इंटू जो भी कोफिशिएंट है। तुम ऐसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे इस के की जगह जो के है, जो हम पहले पढ़े हमने ए कोश ए नॉट माइनस के टी पढ़ा था ये, ठीक है। अब ये क्या होता है इस टाइप का जो कभी क्वेश्चन आता है जैसे कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन, उसमें क्या होता है जो के होता है ना उसको हम के रिएक्टेंट यहाँ पे लिखते हैं, कुछ नहीं शो ऑफ करने के लिए, बाकी तो वही फंड है। बस ये बताना था। देखो तो a प्लस 2b से तुम्हें कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। क्या रूल, जो अभी तुमने पढ़ा कोफिशिएंट वाला केस, सेम वही रूल यहाँ पे लगाना है। कैसे, सबसे पहले तुम जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट उससे कोई मतलब नहीं, सिंपली यहाँ पे a लिखो b लिखो, अलग अलग कर दो, a को अलग कर दो और b का अलग अलग कर दो। क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई मतलब नहीं है मुझे, बाहर में गया। मुझे सिंपली कहना जितने भी रिएक्टेंट है सबको अलग कर दो, a को अलग कर दिया, b को अलग कर दिया। अब सिंपली क्या करो, ए का कंसंट्रेशन लिखना स्टार्ट करो। फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के रिएक्टेंट इनटू क्या होगा टी होगा। अब मन में के रिएक्टेंट क्यों लिख रहा है, सिंपली के क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा कोफिशिएंट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, और कोफिशिएंट टाइप वाले क्वेश्चन में हमेशा मुझे के की जगह के रिएक्टेंट लिखना पड़ता है। ओके नो डाउट। तो ए इक्वल्स टू ए नॉट, के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है के इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक के तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 1, तो कितना के, तो यहाँ पे ए नॉट माइनस कितना हो गया के टी, खत्म कहानी। कुछ भी नहीं रॉकेट साइंस है एकदम, बस एक लाइन। सिमिलरली बी के पास जाओ, बी के लिए कंसंट्रेशन लिखो ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के रिएक्टेंट इनटू टाइम टी, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के रिएक्टेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास के मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे बी है तो जैसे यहाँ पे ए था तो मैं ए का कोफिशिएंट ऑफ ए लिखूँ, यहाँ पे बी है तो मैं क्या बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ बी, और बी का कोफिशिएंट कितना है 2। सिंपली क्या करो, कितना हो गया के इंटू 2, कितना हो गया 2 के, पुट कर दो यहाँ पे 2k इंटू टी, खत्म कहानी। अगर यहाँ पे सी होता तो मैं सिंपली क्या लेता ए नॉट माइनस के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या था के इंटू कोफिशिएंट ऑफ सी, बस खत्म कहानी। इस तरीके से करना है। अब हाफ निकालना, मुझे क्या निकल हाफ लाइफ निकालना। हाफ लाइफ निकाल का फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला ए नॉट अपॉन 2 के रिएक्टेंट होता है यहाँ पे, नो डाउट। इसको सॉल्व करो, ए अपॉन 2 के रिएक्टेंट क्या होता है मेरे पास के इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए, के कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है 1 है तो के इंटू 1 कितना हो के आ गया, खत्म कहानी। सिमिलरली इसके बारे टी हाफ इक्वल्स टू क्या होगा ए नॉट डिवाइड बाय 2k, और के क्या होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे के रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है के इंटू कोफिशिएंट ऑफ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है कौन बी का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ से कितना है 2k है 2 इंटू 2k। इसको और सॉल्व करोगे ये नॉट है, ठीक है, ये आ गया ए नॉट डिवाइड बाय 4k आंसर। सॉरी यहाँ पे बी नॉट होगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, बी ओहो सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे ए खेल रहे थे, यहाँ पे हर एक जगह ए की जगह क्या होगा बी हो, यार बी है ना यहाँ पे, तो तुम्हें बी का नाम लिखना पड़ेगा। सॉरी हर जगह ए की जगह बी कर दो, बी नॉट, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है। हर जगह क्या करो बी करो, बी जिसका जो यहाँ पे नाम है ना उसका तुम्हें इक्वेशन लिखना है, बी इक्वल्स टू बी नॉट माइनस के रिएक्टेंट इंटू टी, बी इक्वल्स टू बी नॉट माइनस के रिएक्टेंट की जगह 2k इंटू टी है जैसे निकालना। तो क्या होगा ए नॉट नहीं, ए तो ए के लिए ए नॉट, बी के लिए बी नॉट, सी होगा तो सी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, जिसका जो अल्फाबेट उसका तुम्हें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे कुछ होता C+4D गिव्स कुछ प्रोडक्ट में दे रहा है, तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी का निकालना। मैं क्या करूँ सी लिखूंगा अलग, डी लिखूंगा अलग। सी का कंसंट्रेशन क्या होगा सी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस क्या होगा तुम्हारे पास के इंटू क्या होगा टी, जो नाम उसका मुझे यहाँ पे इसका वहाँ पे फॉर्मूला पड़ा, ये नहीं कि सी और यहाँ पे मैं ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी लिख रहा हूँ, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, याद रखने के बाद जो नाम उसका यहाँ पे फॉर्मूला डी का अगर मैं कंसंट्रेशन लिखूँ क्या होगा डी इक्वल्स टू डी नॉट माइनस के रिएक्टेंट इंटू क्या होगा टी, जो नाम उसका यहाँ पे मुझे यहाँ पे नाम लिखना है। सेम टी हाफ में जो जिसका नाम जो यहाँ पे अल्फाबेट है उसका मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी ए और यहाँ पे ए था तो मैंने ए नॉट लिखा, यहाँ पे बी है तो मुझे क्या होगा बी नॉट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब क्या अगर मान ले मुझे 2 रिएक्टेंट हो, 3 रिएक्टेंट हो 4 रिएक्टेंट हो, 5 रिएक्टेंट, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कितने भी रिएक्टेंट मुझे प्रेजेंट हो, मुझे सिंपली क्या लिखना है, जो मुझे सिंपली अलग अलग सबको कर दो, उसका क्या करो खुद का कंसंट्रेशन लिखना स्टार्ट कर दो। के रिएक्टेंट क्या होता है के इंटू कोफिशिएंट ऑफ जो भी होगा ए का क्वेश्चन, बी के लिए क्या करोगे के इंटू कोफिशिएंट ऑफ बी करोगे। जो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो यहाँ पे अल्फाबेट होगा सिंपली उसका तुम्हें यहाँ पे नाम लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे बी और यहाँ पे तुम ए लिख रहे हो, मेरे तरह मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा पोस्टमार्टम किया, एक एक करके डिटेल बताया कि 2 रिएक्टेंट होगा तो कैसे सॉल्व करना है, कोफिशिएंट वाला एग्जाम्पल है तो कैसे सॉल्व करना, एक
फिर मैंने ये भी बताया कि अगर मान लो कि दो मेरे पास कंप्लीटेड कुछ बोला कि 20% हो रहा है 10 मिनट में, 40% हो रहा है 30 मिनट में, तो बताओ यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे का, तो उसका मैंने पूरा अप्रोच बता दिया। फिर हमने देखा कि नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन हमने अप्लाई किया। इस तरीके से बेसिकली कैसे पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करते हैं मैंने पूरा यहाँ पे जीरो टू पूरा फुल तक बता चुका हूँ। और सिंपली यूनिटरी मेथड भी मैंने बताया। जैसे पूरा यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हमने पूरा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम जो हमने पढ़ा ना वहाँ पे रिपीट होगा, बस क्या फर्क होगा, यहाँ पे हम 0 पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम 1 पढ़ रहे होंगे, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यार ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? सिंपली क्या होगा, यहां पर भी हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे जब ए से कुछ प्रोडक्ट मिल रहा होगा, 99.9% केस में हम ये देखेंगे। फिर अगर मान लो कोई कोफिशिएंट आ गया, इन दैट केस कैसे सॉल्व करेंगे, वही जीरो ऑर्डर में देखा वैसे सेम यहाँ पर भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिखना चाहूँ, तो क्या होगा, K इंटू ए की पावर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट मतलब 1, ए की पावर कितना का 1 होगा, खत्म कहानी। यार एकदम सिंपल है। इसमें और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्क है यार। जीरो ऑर्डर में मैंने देखा था K इंटू ए की पावर 0 होता था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा 1 होगा। अगर मान लो सेकंड ऑर्डर होता था क्या होता, 2 होता, थर्ड ऑर्डर होता क्या होता है, यहाँ पे 3 होता, खत्म कहानी। यही होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्या होगा, एक चीज होगा, देखो ए की पावर, वहाँ पे ए की पावर 0, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो निपट जाता था। क्यों, देखो यहाँ पे K ए की पावर 0 होता था, ए की पावर 0 करोगे क्या होता है 1 होता है। कंसंट्रेशन वहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्क पड़े। क्यों, क्योंकि ए की पावर एनीथिंग की पावर 1 करो, 100 की पावर 1 करो, क्या होगा 100 ही आएगा। तो वही वो यहाँ पे हमें क्या होगा कि जो ए है यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड करने वाला है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैं पूरा डिटेल में ग्राफ बनाऊंगा, बस ऊपर ऊपर देख लो। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लिख भी लो, ए क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस टाइप से बेसिकली हमारा ग्राफ बन के रेडी होता है। मतलब यार यहाँ पे हो क्या, हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस टाइप का ग्राफ था, रेट वर्सेस एक कंसंट्रेशन, इस स्ट्रेट लाइन था। क्यों, क्योंकि यार वहाँ पे ए की पावर 0 था, मतलब किसी एनीथिंग की पावर 0, मैं कितना भी रेट बढ़ाऊँ, वहाँ कितना भी कंसंट्रेशन को चेंज करूँ, रेट मेरे को फर्क पड़ ही नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ए वाला जो टर्म था वो गायब हो जाए, ए की पावर 0 करता था 1 हो जाता था, तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए मेरे पास क्या होगा, प्रेजेंट हो, ए की पावर एनीथिंग करूँगा, किसी चीज़ की पावर भी 1 करोगे तो जो भी यहाँ पे वैल्यू वो मुझे देगा। इसलिए यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन का ये स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे जैसे मैं रेट को बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे मैं रेट को आगे बढ़ूंगा, कंसंट्रेशन भी क्या होगा मेरे पास बढ़ रहा होगा। इसलिए इस टाइप का हमारे पास ग्राफ बनता है। अच्छा, ये तो बेसिक अप्रोच है। अब रेट लॉ का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मतलब कि रेट लॉ का जो है वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे पास, उसका हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालेंगे, मीन्स उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मान लो जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकाला, सेम वही फंडा हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का कुछ मतलब नहीं, सिंपली फॉर्मूला। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने फॉर्मूला देखा तो सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, बस यहाँ पे एक छोटा सा टर्म ऐड हो जाएगा जिसका नाम रहेगा लॉग। इंटीग्रेटेड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या फिर तुम इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो। तो कैसे करेंगे सिंपली मुझे पता है ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ए से मुझे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, नो डाउट ये क्लियर है। इसका अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, आर इक्वल टू के ए की पावर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1 होगा। इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या बोल सकता हूँ, आर इक्वल टू -1 डी ए डिवाइड बाई ए का कोफिशिएंट कितना है, ए का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना 1 इंटू कितना होगा डी टी। अब सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों को, ये दोनों आपस में आर इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस, मीन्स इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेके आपस में देखो इक्वल कर दूंगा। कैसे, देखो -1 डी ए बाय 1 अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1 लिख सकता हूँ। अरे भैया ये दोनों आर, जैसे ए इक्वल्स टू 2 प्लस बी गिवन है और सिमिलरली ए इक्वल्स टू मेरे पास 4 प्लस सी गिवन है, तो क्या हम यहाँ पे दोनों इक्वल ए है और यहाँ पर भी है, तो मैं 2 प्लस बी इक्वल्स टू 4 प्लस सी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ए यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे किया। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया था सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, अपने आप कहानी पड़ जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, एक नया टर्म आएगा जिसका नाम है लॉग, बाकी सब कुछ क्या होगा सेम ही रहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे समझ में आ गया ना, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे भी छोटा सा फॉर्मुला आएगा, उसको सॉल्व करो, सेम वही होता है यहाँ पे अप्रोच कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होने वाला है।